24. Semiconductors. A semiconductor is a material that is between conductor and insulator in its ability to conduct electrical current. तो अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था एनर्जी बैंड डायग्राम से कि जो आपके जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइक करती है समथिंग बिटवीन इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान. A semiconductor in its pure intrinsic state is neither a good conductor or nor a good insulator. प्योर से मुराद इंट्रिंसिक से मुराद ये कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर या ऐसा सिलिकॉन या जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर पीस जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड ना की गई हो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए. जब हम अपनी आगे जाके सेमीकंडक्टर का टॉपिक मजीद करूंगे तो वहां पे हम आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह कंट्रोल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड की जाती है प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम के अंदर टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ दैट सेमीकंडक्टर्स. तो अपनी प्योर स्टेट के अंदर आपका जो सेमीकंडक्टर होता है वो ना अच्छा गुड कंडक्टर होता है और ना ही गुड इंसुलेटर होता है. The single element semiconductor are characterized by atom with 4 valence electrons. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपके जो सेमीकंडक्टर्स के जितने भी एलिमेंट वो कहलाते हैं जो आपके ग्रुप 4 ए के एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर सिलिकॉन जर्मेनियम शामिल है. और 4 के अंदर होने का मतलब ही कि ग्रुप 4 के अंदर कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 4 होती है या इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. सिलिकॉन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर. सबसे ज्यादा हमारी जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं डायोड ट्रांजिस्टर थायरिस्टर्स या आपकी जो आईसीस हैं वो सारी सिलिकॉन बेस होती हैं. ये मैंने आपके सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर रखा हुआ है सिलिकॉन और जर्मेनियम का जिसमें उनकी शेल्स की अरेंजमेंट में आपको बताया जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है. तो आपके सिलिकॉन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 4. जबकि जर्मेनियम के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट आपको दिखाई गई है और लास्ट शेल के अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 4. जब ये इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दोनों के 4 है. तब दोनों के जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो वजह क्या है कि आपके सिलिकॉन ज्यादा तक सेमीकंडक्टर जो आपके डिवाइसेस होती हैं उनमें सिलिकॉन को प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू जर्मेनियम. तो उसकी एक सिंपल वजह यह है कि आप अब देख रहे हैं कि आपके जो जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल्स के ऊपर है या हायर शेल के ऊपर है जबकि जर्मेनियम सिलिकॉन के एज कंपेयर टू जर्मेनियम लोअर शेल में या लोअर एनर्जी लेवल में है. तो वैलेंस 4 ही लेकिन इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से इन वैलेंस का ज्यादा है और सिलिकॉन के अंदर न्यूक्लियस डिस्टेंस कम है. तो इसका मतलब है जर्मेनियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एज कंपेयर टू सिलिकॉन न्यूक्लियस से उनकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है. तो वो न्यूक्लियस के साथ इतने ज्यादा टाइटली बॉन्ड नहीं है जितने आपके सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है. तो होगा क्या कि आप जरा सी भी थर्मल एनर्जी के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन स्केप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, जबकि सिलिकॉन में आपको ये एनर्जी जर्मेनियम के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी. तो हम जो अपनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाते हैं इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होती हैं वो
हम जब चाहें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करके उनको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाएं उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो जर्मेनियम में वो हाई टेम्परेचर के ऊपर विदाउट इलेक्ट्रिक करंट या लीकेज प्रोड्यूस हो जाती है। तो जर्मेनियम आपका जो बेस जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं वो हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल नहीं होती एज कंपेयर टू सिलिकॉन। इसलिए हम जो सिलिकॉन की डिवाइसेस हैं वो हम फॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू जर्मेनियम। कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपको ये मैंने एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखाया है आपके सिलिकॉन का, और आप अगर इसमें देखेंगे तो सिलिकॉन आइटम पोजिशन इटसेल्फ विथ 4 एडजेसेंट सिलिकॉन आइटम, 1 2 3 4। हर सिलिकॉन ने 4 सिलिकॉन आइटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाई हुई है टू फॉर्म अ क्रिस्टल। और कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती हैं उनकी शेयरिंग होती है। और इन शेयरिंग की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसकी वजह से आपका क्रिस्टल एक स्टेबल क्रिस्टल, केमिकली स्टेबल क्रिस्टल फॉर्म होता है सिलिकॉन का। Each valence electron is attracted equally by the 2 adjacent atoms which share it. तो इस तरह आप अगर बहुत सारे सिलिकॉन आइटम्स को जोड़ते जाएं तो आपके पास ये पूरे एक सिलिकॉन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बन जाएगा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसके साथ शेयर हो रहे हैं, और इसी तरह ये हर एक सिलिकॉन अपने नेबर 4 के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता चला जाएगा, और इस तरह आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिलिकॉन का फॉर्म हो जाएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन। तो ये मैंने आपको एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाई है सिलिकॉन की at its pure state or at 0 Kelvin temperature. Electron of an atom can exist only within prescribed energy band. तो हम बैंड थ्योरी में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी एनर्जी के मुताबिक अपने अपने बैंड के अंदर ही मौजूद होंगे, और बिटवीन दी बैंड कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा, क्योंकि वो फॉरबिडन रीजन है, या फॉरबिडन रीजन है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन के अंदर जब आपका 0 केल्विन टेम्परेचर है तो आप देख रहे हैं आपका कंडक्शन बैंड जो है कंप्लीटली एम्प्टी है। और यही मैंने आपको बैंड थ्योरी के अंदर बताया था कि जब 0 केल्विन होगा तो आपका जो सेमीकंडक्टर होगा या प्योर सेमीकंडक्टर, इट्स बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर। और इंसुलेटर वो क्या होता है कि जिसके तमाम जो इलेक्ट्रॉन हो वो वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद हो और कंडक्शन बैंड के अंदर कुछ भी मौजूद ना हो। तो ये आपको एनर्जी बैंड डायग्राम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सिलिकॉन की एट 0 केल्विन के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर का, तो मैं आपको ये थोड़ा सा बताता चलूं कि ये एक पूरा कोर्स होता है जो बैचलर लेवल के ऊपर पूरा एक सेमेस्टर का कोर्स होता है जो आपको पढ़ाया जाता है, जो फिजिक्स के या अप्लाइड फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं। आप लोग को क्योंकि ये सिर्फ एक टॉपिक के तौर पे या एक चैप्टर के तौर पे पढ़ाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजें कवर नहीं हो सकती, तो मैंने कुछ शॉर्ट डेफिनेशन लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिसमें हमारी मैक्सिमम चीजें
कवर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि करंट इज द रेट एट विच द चार्ज फ्लोस। इन अ सेमीकंडक्टर there are two types of charge carriers, the electron and the hole can contribute to a current। तो अभी तक हम सिर्फ पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एक अब आपको नया कॉन्सेप्ट हम देंगे होल्स का। होल्स इज नथिंग, इट्स जस्ट अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूं और ये जम करके कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अपीयर होगी। वो जो डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो एज अ पॉजिटिव चार्ज के तौर पे अपीयर होगी, और उस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या उस पॉजिटिव चार्ज की अपीयरेंस को हम कहते हैं होल। तो सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि वो चार्ज कैरियर जिनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल। Since the current in a semiconductor is determined largely by the number of electrons in the conduction band and number of holes in the valence band, an important characteristics of the semiconductor is the density of these charge carriers। तो क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर करंट या तो कंडक्शन बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या फिर वैलेंस बैंड में मौजूद होल्स की वजह से होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक करंट को समझने के लिए या नापने के लिए वो ये है कि इन चार्ज कैरियर की डेंसिटी सेमीकंडक्टर में है क्या। मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डेंसिटी कंडक्शन बैंड में क्या है, या आपके जो होल वैलेंस बैंड में मौजूद है उनकी डेंसिटी वैलेंस बैंड के अंदर क्या है। तो ये कुछ डेफिनेशंस उसको समझने के लिए सबसे पहले फर्मी एनर्जी। Fermi energy is defined as the energy below which all states are filled with electron and above which all states are empty at 0 Kelvin। तो फर्मी एनर्जी एट सिंपलेस्ट डेफिनेशन के अंदर के 0 केल्विन के ऊपर एनर्जी की वो वैल्यू जिसके नीचे तमाम स्टेट्स कंप्लीटली फिल हो और उसके ऊपर तमाम स्टेट्स एम्प्टी हो। तो ये हो गया फर्मी एनर्जी। The distribution with respect to energy of electron in the conduction band is given by density of allowed quantum state times the probability that the state is occupied by an electron। तो अगर मैं कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की बात करूं और मैं ये जानना चाहूं कि कितनी मिकदार में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मौजूद हैं, तो उसके लिए मुझे दो चीजों की जरूरत होगी।
पहली ये कि कंडक्शन बैंड में कितनी क्वांटम स्टेट्स मौजूद है जहां पे इलेक्ट्रॉन जाके बैठ सकता है। तो जो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट अवेलेबल है उनको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट फंक्शन। और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन वो अवेलेबल स्टेट जाके ऑक्यूपाई कर ले, उसको हम कहते हैं फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। जो नंबर ऑफ अवेलेबल क्वांटम स्टेट हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, वो है डेंसिटी ऑफ स्टेट फंक्शन। और चांसेस क्या है कि इलेक्ट्रॉन वो स्टेट जाके ऑक्यूपाई कर ले, वो हम कहते हैं फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये बिल्कुल इस तरह है कि आपकी डबल ई की जो आपका इंस्टीट्यूट है इसके अंदर 50 सीट्स हैं हर साल एडमिशन के लिए, तो 50 सीट्स हो गई डेंसिटी ऑफ स्टेट फंक्शन क्वांटम स्टेट, 50 ही सीट हो सकती हैं। और इस बात के चांसेस क्या हैं, इन 50 सीटों पे हो सकता है 1000 लोगों ने अप्लाई किया हो, तो एक बंदे के चांसेस क्या है कि वो जाके वो सीट ऑक्यूपाई कर ले, वो है फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इनकी पूरी पूरी बेटा डेरिवेशंस हैं, क्योंकि आपके टॉपिक का वो पार्ट नहीं है तो मैंने उनको स्किप किया, जस्ट फॉर जो एक डेरिवेशन मैंने करानी है उसके यूज की वजह से मैंने ये आपको डेफिनेशन यहां पे बताई हैं। The N naught and P naught equations. The thermal equilibrium electron concentration in the conduction band can be written as. तो जब आपके थर्मल इक्विलिब्रियम हो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है कंडक्शन बैंड के अंदर उसको हम कहते हैं एन नॉट। और वो इस एक्सप्रेशन से हम एक्सप्लेन करते हैं, जिसके अंदर ईसी है एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड और ईएफ है फर्मी एनर्जी, K is the Boltzmann constant and T is the temperature, and Nc is the effective density of state function and the conduction band. कि कितनी स्टेट्स मौजूद हैं उनकी डेंसिटी है Nc। और इसको हम इस इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज है कि एन नॉट आपको बताती है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या है। सिमिलरली जो वैलेंस बैंड के अंदर होल्स है थर्मल इक्विलिब्रियम के, उनकी कंसंट्रेशन को हम कहते हैं पी नॉट, और वो इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो एनवी है ये आपके पास है इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट फंक्शन इन दी वैलेंस बैंड फॉर होल्स। The intrinsic carrier concentration for an intrinsic or pure semiconductor, the concentration of electron in the conduction band is equal to the concentration of holes in the valence band. तो एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जितनी मिकदार में होल्स
मौजूद होते हैं वैलेंस बैंड में, उतनी मिकदार में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं कंडक्शन बैंड में। और इनको हम डिनोट करते हैं Ni और Pi। Ni concentration of electron in intrinsic semiconductor in conduction band, and Pi is the concentration of holes in valence band in intrinsic semiconductor। चूंकि दोनों की मिकदार बराबर है तो हमने इसको कंसिडर कर लिया कि Ni बराबर है Pi के, और इन दोनों के लिए हम नॉर्मली सिंपल एक पैरामीटर यूज करते हैं, वो होता है Ni, और उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। और ये दोनों को रेफर कर रहा होता है इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन को भी और इंट्रिंसिक होल की कंसंट्रेशन को भी। और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल होता है, फर्मी एनर्जी लेवल, उसको हम EF की बजाय EFI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारी दोनों पर इक्वेशन थी N0 और P0 इक्वेशन, उन दोनों को मैंने Ni से रिप्रेजेंट कर दिया और EF को मैंने EFI से सब्स्टिट्यूट कर दिया। और क्योंकि N0 बराबर है P0 के और Ni बराबर है Pi के, तो इन दोनों को मैंने Ni से रिप्लेस कर दिया। तो ये भी Ni है और ये भी Ni है। कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स, क्योंकि हम ये बता चुके हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो बराबर होंगे नंबर ऑफ होल्स के। इन दोनों इक्वेशंस का मैंने प्रोडक्ट ले लिया, तो ये हो गया Ni स्क्वायर इंटू NC NV एक्सपोनेंशियल माइनस EC माइनस E5 और KT इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस EFI माइनस EV अपॉन KT। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जहां पे जब इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो ये EFI माइनस का और ये प्लस का EFI कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस EFI और ये माइनस EFI, तो बचेगा माइनस EC माइनस EV, where EC is the energy of conduction band और EV is the energy of valence band। तो जब आप कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की एनर्जी माइनस करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा एनर्जी गैप, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो बराबर है Eg के। तो सेमीकंडक्टर पे कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी कि जब रूम टेम्परेचर हो, तो वैल्यू ऑफ N या Ni वो कांस्टेंट हो जाती है और इंडिपेंडेंट हो जाती है फर्मी एनर्जी से। The intrinsic Fermi level position. We can specifically calculate the intrinsic Fermi level position since the electron and hole concentration are equal. तो ये प्रीवियस हमारी N0 और P0 इक्वेशन है, और हमने बताया था क्योंकि दोनों की मिकदार जब टेम्परेचर कांस्टेंट दोनों की मिकदार बराबर होगी, दोनों को इक्वेट कर लिया है। और अब मैं इन दोनों को नेचुरल लॉक अप्लाई करके बोथ साइड पे EFI के लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो ये आप खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कीजिएगा, इसको नेचुरल लॉक अप्लाई कीजिएगा, और इसको EFI के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो वी ऑब्टेन्ड दिस इक्वेशन।
in which EFI यानी कि एनर्जी ऑफ इंट्रिंसिक फर्मी लेवल इज इक्वल टू 1/2 EC plus EV plus half KT ln NV upon NC। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं ये NC और NV और NC को खत्म करना चाहता हूं। तो हमारे पास जो ऊपर दो इक्वेशन थी, दिस वन NV एंड दिस वन फॉर NC, इन दोनों की वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी जगह, और जब सॉल्व किया तो मेरे पास बचा MP स्टैटिक और MN स्टैटिक। where M represent the effective mass। तो ये फर्स्ट टर्म जो है EC प्लस EV डिवाइड बाई 2, यानी कि कंडक्शन एनर्जी प्लस वैलेंस बैंड एनर्जी डिवाइड बाई 2। तो ये एग्जैक्टली मिडवे है बिटवीन EC और EV के दरमियान, और इसको हम कहते हैं मिड गैप एनर्जी। यानी कि ये एनर्जी बिल्कुल आपकी वो एनर्जी जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के एग्जैक्ट दरमियान में आएगी, और इस एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं E मिड गैप। तो जो ये इस इक्वेशन में हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया E मिड गैप, और उसको इज इक्वल टू किस तरफ ले गए तो आपके पास आ गया EFI माइनस E मिड गैप इज इक्वल टू 3/4 KT ln MP अपॉन MN स्टेरिक। तो इसकी मदद से आप अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आप फर्मी एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये वाला पार्ट है, अगेन मैं फिर बता दूं कि नेचुरल लॉगरिथम अपना के नेचुरल लॉगरिथम लॉग अप्लाई करके आपने इसको सॉल्व करना है खुद से, और मुझे बताना है कि सर ये हमने इसको सॉल्व किया और उसका रिजल्ट ये आएगा। तो इस क्लास को मैं यही खत्म करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।